जय हिंद भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया। आज आप लोग का प्रैक्टिस नंबर 3 होने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। जैसा कि आपको पता ही है कि अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है आपके पास, मात्र 10 दिन का टाइम बच रहा है, ठीक है? तो 10 दिन में हम लोग का पूरा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि किसी भी तरह का मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे सवाल को करने में। अगर वहाँ पे भी जाएँ तो हमारा पूरी तरह से तैयार रहेगा, टाइम मेंटेनेंस रहेगा तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाला है हम लोग को, ठीक है? तो आराम से मॉक टेस्ट लगाते रहिए। 10 दिन का टाइम आपके पास अभी भी है। 10 दिन में 10 गो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? बहुत मोस्ट सवाल आपके लिए सेट किया गया है इसमें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वहाँ पे करने में, ठीक है? तो आज का मॉक टेस्ट एकदम आग लगा देने वाला मॉक टेस्ट रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बढ़िया तरीके से शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत जबरदस्त मॉक टेस्ट तैयार किए हैं आज आज का वेब सीरीज में, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से कैसा कैसा सवाल है आज का देखने को मिलने वाला है, ठीक है? तो पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा और साथ में करते जाइएगा और देखिएगा कितना सही आप कर पाते हैं और कितना गलत आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि 10 दिन बहुत ज्यादा समय होता है, ठीक है? तो चलिए, मॉक टेस्ट लगाने से एक चीज फायदा यही है कि जो सवाल नहीं बनेगा आपसे तो उसका कम से कम आप एक दो वीडियो क्लास का देख सकते हैं। आप उस पर तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। चलिए, तो चलते हैं हम लोग आज का पहला सवाल की ओर, जिसमें है, देखते हैं आज का सवाल। चलिए, पहला सवाल है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, ठीक है? दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल आपका 48 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए, बढ़िया सवाल है। अब देखिए, मान लें कि तीन संख्या की बात कर रहा है। मान लें कि तीनों संख्या हमारा ए, बी और सी है, ठीक है? तीन संख्या मान लिए हम। अब इसमें क्या है सर कि पूछ रहा है कि पहली और दूसरी का। तो पहली संख्या ए माने है, दूसरी संख्या बी माने है, तीसरी संख्या सी माने है। पहली और दूसरी का पूछ रहे हैं कि ए गुने बी का पूछ रहा है हमारा। फिर दूसरी और तीसरी बी गुने सी, और तीसरी और पहली का गुणनफल हमारा दिया हुआ है। चलिए, पहली दूसरी का गुणनफल कितना है मेरे दोस्त? 42 है, ठीक है? दूसरी और तीसरी का कितना है? 56 है। और तीसरी और पहले का कितना है? 48 है, ठीक है? अगर इसको हम तोड़ते हैं, 42 को तोड़ते हैं, 6 गुने 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं 7 गुने 8 लिख सकते हैं, 8 7 56 हो जाएगा आपका। और इसको लिख सकते हैं हम 8 गुने 6, ठीक है ना? अब देखिए, ए का मान कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। बी का मान आपका 7 आ रहा है, यहाँ पे बी का मान 7 आ रहा है। और सी का मान 8 यहाँ, और ए का मान 6 आ रहा है, ठीक है? यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा? ए इक्वल टू आ गया 6, बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 7, सी इक्वल टू आ गया 8। हमसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या सी माने थे, आपका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा यहाँ पे। डी फॉर दिल्ली, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला सवाल में, ठीक है? अब यहाँ पे बनाइएगा तो ए स्क्वायर कीजिएगा, बी स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। टाइम टेकन हो सकता है, कोई जरूर नहीं ऐसा करना, ठीक है? डायरेक्ट आप सीधे तोड़ के आंसर ला सकते हैं। आपका सी, आपका तीसरा संख्या जो है 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यदि रूट अंडर 625 बराबर 25, तब 16 गुने रूट अंडर 0.0000625 का मान पूछ रहा है हमसे। चलिए, बढ़िया सवाल है। अब रूट 625 का मान कितना हमारा है? तो 25 है। तो 16 गुने का पूछ रहा है, तो 16 गुने, अब रूट अंडर जितना है इसका, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है सर? तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो सबसे पहले 25, 625 का रूट कितना होता है? रूट अंडर 25 हो जाएगा, तो 25 हम लिख लिए, ठीक है? अब पॉइंट के बाद कितना अंक है? तो 1 2 3 4 5 6। इसका आधा अंक लिख देना है हमें। तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो पॉइंट के बाद हमारा 3 डिजिट आना चाहिए, यानी कि 2 डिजिट पहले है, 1 डिजिट और लाने के लिए 0 बैठा देंगे हम, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। सीधा गुना कैसे करना है? पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा गुना कीजिए। 16 पच 80, जीरो आपका आ गया, हाथ हाथ में 8 बच गया। 16 दुना के 32, 8 कितना होता है? 40 होता है, 400। और आपका 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ दे दीजिए, यानी कि पॉइंट 400 को 0.400 लिख सकते हैं। तो 0.400 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? बढ़िया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका,
चलिए देखिए यहाँ पे रूट अंडर 0.01 प्लस रूट अंडर 0.81 प्लस रूट अंडर 1.21 प्लस रूट अंडर 0.0009 का योग होगा। अब सभी का रूट अंडर निकाल दीजिए। अब पॉइंट वाला रूट सभी को निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। जब भी रूट में आपका पॉइंट के बाद कितना भी अंक हो उसका आधा बाहर में आता है। जैसे 6 अंक हो पॉइंट के बाद तो बाहर में आपका कितना आएगा, 3 अंक आएगा। 4 अंक रहेगा तो 2 अंक आएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा, 2 अंक आना चाहिए, यानी कि 0.03 आ जाएगा इसका। 3 का कितना होता है अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3 होता है। अब 121 है तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 11 होता है तो 1.1 आ जाएगा आपका, ठीक है इसका। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 डिजिट आएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0.1 आ जाएगा, 1 डिजिट, ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 0.03 है, उसके बाद 1.1 है, ठीक है, फिर जोड़ना है 0.9, फिर जोड़ना है हमें 0.1, 3 आ जाएगा, 9 2 11 के एक हाथ में एक आ गया, 1 1 2, 2.13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है, बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका। देखिए 458 गुने 458 गुने 458 माइनस 239 गुने 239 गुने 239, बढ़िया सवाल है। यानी कि 458 ऊपर के बार लिखा, 3 बार लिखा हुआ है। अगर 458 को हम ए मान लेते हैं तो कितना है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, और 239 को बी मान लेते तो बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ बी, सॉरी यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी। अब ऊपर में देखते हैं तो कितना आ गया हमारा, ए क्यू आ जाएगा, प्लस माइनस है ना, माइनस बी क्यू आ जाएगा, ठीक है। बट्टा में अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से आपका पूरा का पूरा टोटल वैल्यू कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच गया कितना आपका, ए माइनस बी बच गया सिर्फ। अब ए माइनस बी कितना हो गया, ए हमारा 458 है, अब बी हमारा कितना है 239 है, तो घटाइएगा तो कितना जाएगा आपका, 18 में से 9 गया 9, और 1 और फिर 4 में से 2 गया 2, यानी कि 219 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, बात समझे। सिर्फ फार्मूला बेस्ड था, पूरा अगर गुना करके लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 10 मिनट से 5 मिनट लग जाएगा सवाल को करने में। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ कौन फार्मूला पर है, तो आपका सिंपल से यहाँ 2 से 5 सेकंड आपका सवाल बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो 5a माइनस 2b रेशियो 5a प्लस 2b बराबर होगा। ठीक है, ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है, और 5a माइनस 2b रेशियो 5a प्लस 2b है। चलिए अब ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान हमारा 3 है, बस पुट कर देना है वैल्यू। अब 5 है तो 5 गुने ए का मान कितना है 2 है, माइनस 2 गुने बी का मान कितना है 3 है, इसको कोष्ट बंद कर दिए, ठीक है। और रेशियो 5a यानी कि 5 गुने 2 हो जाएगा हमारा माइनस प्लस है ना, तो 2 गुने बी का मान कितना है 3 है, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 5 गुना के 10 माइनस 6 रेशियो 5 गुना के 10 प्लस 6। अब यहाँ पे 10 में से 6 गया, कितना बच गया 4 रेशियो आपका 16 हो गया। काटिएगा तो कितना आएगा, 1:4 आ जाएगा। अब 1:4 ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सिर्फ ए बी का मान रखते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है आपका।
48, 92 तथा 140 का महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 48, 92, 140 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब जिनको नहीं पता होगा वो ऐसे बनाइएगा, 48 को ऐसे ऐसे कीजिएगा, फिर 92 को ऐसे ऐसे कीजिएगा और फिर 140 को कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे में भाई साहब को कम से कम तो 5 मिनट टाइम जाना ही जाना है, जो बिल्कुल ही मेथड यहाँ पे गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई फायदा नहीं है ऐसे करने से। आप 55 में करते थे, 2 से पहले लगाइएगा, फिर 3 से लगाइएगा। ठीक है, ये कहानी आप खत्म कीजिए यहाँ पे। अब हम जैसे बता रहे हैं आपको वैसे करना है, सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड में आपका जो है शिप निकल के आ जाएगा। नंबर कितना है सर? नंबर है 48, उसके बाद है 92 और फिर है 140। ठीक है, अब सभी संख्या का डिफरेंस लीजिए। 48 और 92 का अगर डिफरेंस लेते तो कितना आ जाएगा हमारा? 44 आ जाएगा। और 92 140 का डिफरेंस लेते हैं हम तो 92 800 और 140 यानी कि 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 44 है, अब 44 और 48 का भी गैप ले सकते हैं आप, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 से देखिए कि 48 कट रहा है तो जी कट रहा है, 4 से 92 कट रहा है तो जी कट रहा है, और 4 से 140 कट रहा है तो हाँ कट रहा है, यानी कि सभी से संख्या 4 से कट रही है। तो आपका एचसीएफ जो है, एचसीएफ हमारा यही है, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 5 से 10 सेकंड में आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो रेशियो अगर वो आप रूल अपनाते हैं जिससे बहुत टाइम लग सकता है। चलिए अगला सवाल है आपका, चलिए पढ़िएगा सवाल को। सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की दुगनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। ठीक है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। चलिए, सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की क्या है? दोगुनी है। अगर किरण की उम्र 1 है तो सुरेश की कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी। ठीक है ना, ये किसका बता रहा है सर? तो प्रेजेंट का एज बता रहा है। ठीक है, यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है। अब डायरेक्ट आप 2 1 3 जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन वैसा आपको गलत माना जाता है। जब रेशियो में हो तो उसको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू मानना चाहिए। जैसे मान लिए कि यहाँ x है, यहाँ भी x है। अब दोनों का योग कितना है? 24 है, तो दोनों का योग करते हैं 2x प्लस x इक्वल टू 24। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 24, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 8। अब पूछ रहा है सर हमारा किसका मान? तो सर सुरेश की उम्र पूछ रहा है। सुरेश की उम्र कितना है? 2x है, तो 2 गुने x बराबर 2 गुने x का मान 8 है, इक्वल टू 16 वर्ष। ठीक है ना, 16 वर्ष जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेश की उम्र ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, अगला सवाल। देखिए, 6.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 7.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 रुपया प्रति किलो हो जाए? देखिए, दो प्रकार के चावल है। ठीक है, एक थोड़ा सा खराब किस्म का कह सकते हैं, एक बढ़िया किस्म का कह सकते हैं। इसमें एक का दाम है हमारा 6 रुपया 20 पैसे है। ठीक है ना, और दूसरा का 7.20 रुपये प्रति किलो है। अब दोनों को इस तरह से मिश्रण मिलाना है हमें कि जब उसको बेचे ना तो 6.50 यानी 6.5 रुपये प्रति केजी से बिक जाए। तो सबसे बढ़िया एलिगेशन मेथड यहाँ पे लगा दीजिए। पहला कितना है? 6.02, 6.02। ठीक है ना, 6.20। उसके बाद है 7.20, और जब भी मिलाने की बात करो तो बीच में रखना, यानी कि 6.50। ध्यान रहे, एलिगेशन का मेथड यही होता है कि जो बीच वाला वैल्यू हो वो एक से बड़ा और एक से छोटा रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक से बड़ा है और एक से छोटा है। एलिगेशन यही कहता है कि जो बीच वाला वैल्यू हो एक से बड़ा रहना चाहिए, एक से छोटा रहना चाहिए। अब एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 0 और 7 यानी कि 0.70। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर घटाइएगा आप तो 0.30। ठीक है, अब 0, ठीक है, अब 0.0 से 0.0 खत्म होगा, 7 से 0 से 0 खत्म हो गया, यानी कि 7:3 जो है आपका, यही आपका आएगा रेशियो। 7:3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए इस प्रकार से एलिगेशन आप कर सकते हैं आसानी से। सबसे मस्ट आपका अप्रोच है करने का। अगला सवाल है आपका,
देखिए, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? देखिए, सबसे पहले कोई वस्तु का मूल्य होगा उसमें 10% की कमी करता है, ठीक है? फिर बोला है कि उसे वापस लाने के लिए कितने की वृद्धि किया जाए? एकदम ये भी रूल पर फॉर्मूला बना सकते हैं आप। सबसे पहले 10% की कमी कर रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। पहले 10 था, 1 की कमी कर रहा है यानी कि ₹9, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा 1/10 ही लेके चलिए, ठीक है ना? 1/10 लेके चलिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो था, पहले 1/10 क्या है? कमी की गई मीन्स माइनस। अब जब भी बोले कि कितना बढ़ाना चाहिए इसको, तो सीधा यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है? 1 ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे कितना है? 10 है, तो 10 में से 1 घटा देंगे, आपका कितना आएगा? 9 आ गया। यानी कि 1/9 से हमको बढ़ाना होगा। अब 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? परसेंटेज वैल्यू तो होता है सर 11 से 1/9%, ठीक है ना? 11 से 1/9% हमको बढ़ाना होगा। तो 11 से 1/9% ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये भी रूल था, पहले क्या करा 10% से घटाने के बाद करा माइनस कर दिए हम। अब माइनस का जस्ट रिजल्ट क्या होता है? प्लस हो जाएगा क्योंकि बढ़ाने की बात कर रहा है। ऊपर 1 वैसे ही रह जाएगा, 10 में से गया आपका 9 आ गया। अब 1/9 सभी को पता है कि 11 से 1/9% होता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल। चलिए कीजिएगा। देखिए, किसी बैग को 230 रुपया में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए, ठीक है? 230 में बेचते हैं तो 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है? कितना में? 230 में बेच रहा है तो 15% का लाभ मीन्स 115। देखिए, किसी भी चीज का अपने आप में 100% वैल्यू होता है, बताए थे हम आपको। तो 15% के लाभ पे बेच रहा है यानी कि 115 पे, ठीक है ना? 115% पे बेच रहा है, ठीक है? अब फिर बोला कि यदि 20% लाभ पर बेचा जाए, तो 20% लाभ पर बेचा जाए मतलब कितना बताइए? अगर 100% से आप गुना करते हैं तो हमारा सीपी का मान आता है, लेकिन 20% अधिक मूल्य बोल रहा है बेचने के लिए, यानी कि लाभ पे बेचने की बात कर रहा है। तो 20% अधिक मीन्स 120, तो 120% का हमसे मान पूछ रहा है, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर 115% का मान दिया हुआ है, 120% का मान हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट। 2 लाइन में आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाइएगा तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एसपी इक्वल टू सीपी बटा 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो बहुत लेंथी पड़ जाएगा यहाँ पे, टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, ठीक है? तो सीधा देखिए 15% का लाभ बेच रहा था यानी कि 115 पर बेच रहा था। अब फिर बोला कि 20% लाभ पे बेचे तो कितना हमारा विक्रय मूल्य होगा, यानी कि 120 का मान पूछ रहा है। अब इसको काटिए, 115% से परसेंट खत्म, 115 से कितना बार में? 2 बार में, और यहाँ पे 120 में 2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? तो 240। यही जो हमारा एसपी है 240 आ जाएगा। 240 जो है ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मात्र 2 लाइन में आंसर आप निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत लंबा बना सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगला है, पढ़िएगा। एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, वह कितने छूट पेशकश कर रहा है, ठीक है? दुकानदार एसपी कितना है हमारा? 1000 है, और मार्क प्राइस कितना है? यानी कि चिन्हित करने की बात करें, मार्क प्राइस 1250 है, ठीक है? हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट बताते नहीं, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। डिस्काउंट परसेंट बताइए कितना होगा? सबसे पहले डिस्काउंट देखिए कितना का है, ठीक है? 1250 का सामान था, 1000 में बेच रहा है, डिस्काउंट कितना का है? तो हमें 250 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 250 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो डिस्काउंट बटा एम पी गुने 100, ठीक है ना? अब डिस्काउंट कितना का है? तो 250 का, 250 का डिस्काउंट है कितना पे? तो एमपी कितना है? 1250 पे, तो और परसेंट के लिए 100 से गुना, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म कीजिए, 125 इसको 2 बार में, और 10 दुना के 20 पूरा कटेगा, 10 दुना के 20 आ गया, यानी कि 20% जो आपका डिस्काउंट आ जाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं। एसपी दिया हुआ था, एमपी दिया हुआ था, डिस्काउंट पहले निकालिएगा, उसके बाद डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिएगा। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बटा एमपी गुने 100, डिस्काउंट बटा एमपी गुने 100। अगला सवाल है, यदि 400 रुपया पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपया हो तो वार्षिक दर ज्ञात करें। रेट हमसे पूछ रहा है, हमें दिया क्या है बताइए, पी दिया हुआ है। देखिए मूलधन हमारा कितना है सर, 400 रुपया है, ठीक है। और टाइम कितना है तो 10 साल है। और उसके बाद हमारा साधारण ब्याज कितना है, यानी कि एसआई हमारा कितना है, एसआई हमारा है 280 रुपया। पूछ क्या रहा है हमसे, रेट पूछ रहा है कि रेट परसेंट बताइए कितना होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला तो आपको जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100। हमें चाहिए कि आर चाहिए, तो आर परसेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी, ठीक है। अब यहाँ पे एसआई कितना है सर, 280 है, एसआई कितना है हमारा, तो 280 है, गुने 100 अब बट्टा पी कितना है हमारा 400, और टाइम कितना है हमारा 10 साल है, ठीक है। अब इसको काटते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 से इसको 7 बार में, यानी कि आर इक्वल टू 7% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 7% ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बताइए। चले आगे, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, देखिए 8% वार्षिक दर पर वर्ष में दे है, ठीक है, यानी कि पर एनम की बात कर रहा है। 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। हमारा जो है 8% वार्षिक दर है, यानी कि रेट 8% है। 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चलिए अब देखिए 8% के रेट से पहले ऐसा अगर निकालते हैं तो ऐसा कितना हो जाएगा, तो 8% के रेट से 2 साल तक, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 16%, ठीक है। अब सीआई की बात करते हैं तो सीआई क्या होता है सर, 8% के 2 बार बात कर रहा है ना, 8%, 8%। इसका अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16.64%, ठीक है। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 होता है, सक्सेसिव लगा लीजिएगा। अब ए प्लस बी यानी कि 8 8 16 और 8 8 64 बटा 100 होगा, यानी कि 0.64 कह सकते हैं आप, तो 16.64 आ गया। अब यहाँ पे सी आई माइनस ऐसा निकालना है, सीधा सी आई माइनस ऐसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16.64 माइनस 16, यानी कि 0.64% आपका आ जाएगा। अब सीधा मूलधन का क्या निकाल लीजिए, 0.64 निकाल लीजिए। मूलधन कितना है 5,000 है, इसका 0.64 निकालते हैं 64। अब परसेंट के लिए 100, यहाँ पॉइंट हटेगा तो फिर डबल जीरो आएगा। अब यहाँ पे काटिएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 0 1 2 3 0, 5 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा कितना बार में 32 बार में, यानी कि हमारा सी आई माइनस एस आई कितना आ गया सर, सी आई माइनस एस आई आ गया हमारा 32 रुपया। 32 रुपया ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब अलग अलग निकालते आप तो पहले 16% निकालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 8 8% के 2 बार निकालते हैं सी आई, तो फिर ऐसा ही मैंने सीआई करते हैं, तो उस तरीका से बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा आपका। जिस तरीका से हम बताए उस तरीका से कीजिएगा, सीधा 8 8% के 2 बार सक्सेसिव लगाइएगा तो 16.64% आएगा, या रेशियो मेथड भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो और लंबा पड़ जाएगा। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/25, तो 25 से 27 जाएगा, 25 से 27 जाएगा, और लंबा हो जाएगा। सीधा सक्सेसिव लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, एक मिसाइल 1116 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है, ठीक है ना। देखिए इसका जो है मिसाइल का रफ्तार किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, यानी कि 1 घंटा में वह 1116 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है वही कि दूरी जो है मीटर में हमें कितना दूरी तय करेगी 1 सेकंड में, ठीक है। चलिए अब किलोमीटर पर घंटा में कितना है, 11116 किलोमीटर पर घंटा है। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
5/18 से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। 18 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा, 18 छः कठोतल से, ठीक है ना, 18 छः कठोतल से 108 आएगा, और फिर इसके बाद 3 बचेगा, 18 दूना का 36। अब 62 गुने कितना आ गया, 5 आ गया। अब किसी भी संख्या 5 से गुना करने का तरीका उसका आधा करके 0 बैठा दीजिए, यानी कि 310 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए क्या, बताइए। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या, 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5 से करते हैं यहाँ पे गुना। चलिए अगला सवाल है मेरे भाई, बढ़िया से कीजिएगा, बहुत मस्त सवाल है। देखिए 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी टेलीग्राम के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए सबसे पहला बात कि इसमें दो केस होता है। पहला केस कि किसी खंभे को किसी आदमी को पार करे ट्रेन, और दूसरा केस होता है कि जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे किसी रेलगाड़ी को पार करे, चाहे किसी पुल को पार करे, ठीक है ना, इस प्रकार से, या किसी ट्रेन को ही पार करे, ठीक है। दो केस होता है, जब ट्रेन किसी आदमी को चाहे खंभे को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, तो वो खुद की लंबाई को पार करती है, और जब ट्रेन एक दूसरे ट्रेन की लंबाई को या प्लेटफॉर्म को या कह सकते हैं गुफा उफा को पार करती है, तो उसमें ट्रेन की लंबाई भी रहता है और गुफा की लंबाई भी रहता है। यहाँ पे बात कर रहा है पोल के, यानी कि खंभे की बात कर रहा है, तो ट्रेन खुद की लंबाई तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितना हमारा है, ट्रेन की लंबाई है हमारा 75 मीटर, जो कि डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है ना, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा हमारा पे। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ट्रेन की टोटल लंबाई आ जाएगा यहाँ पे। अब रेलगाड़ी का स्पीड कितना है हमारा, रेलगाड़ी की स्पीड हमारा है कितना, एक सेकेंड। अब रेलगाड़ी का स्पीड कितना है हमारा सर, 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। अब इसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो सबसे पहले डी बराबर क्या होता है, एस गुने टी होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है, 75 है, बराबर एस कितना है हमारा, चाल 60 गुने 5/18 गुने टी, तो पूछ ही रहा है, ठीक है ना। अब इसको काटते अगर हम, तो 5 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 पचे 75, 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ 18 चला जाएगा, और 4 से काटेगा, 2 दुना के 4, 9 दुना के 18, और 9/2 यानी कि 4.5 बराबर टी। तो 4.5 सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बस दूरी बराबर चाल गुने समय फॉर्मूला लगा लेना है। बस चाल जो आपका था सर, चाल किस में था, किलोमीटर पर घंटा में था, उसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, देखिए ये भी मोस्ट सवाल है। यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहला बात कि जब भी नाव चले, तो एक होता है धारा की दिशा में चलती है नाव, और एक धारा के विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। धारा की दिशा में चलती है तो एक तो नाव की स्पीड होगी, एक धारा की भी स्पीड होगी, ठीक है। और जैसे ही धारा के विपरीत चलेगी, तो कहीं ना कहीं उसका स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि धारा यहाँ पे विरोध कर रहा होगा, ठीक है ना। तो नाव की चाल को मान लिए कि एक्स मान लिए, तो एक्स की चाल कितना हमारा 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। धारा को मान लिए वाई, जिसकी चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब धारा की दिशा में कह रहे हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे धारा की भी दिशा लगेगा और धारा का भी गति लगेगा इसमें, और क्या नाव का भी लगेगा, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया हमारा, तो 25 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तय करेगा। अब देखिए कितना दूरी कह रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी कह रहा है, ठीक है ना। तो कितना समय लगेगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है ना। समय बड़ा क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, समय बड़ा क्या हो, दूरी बटा चाल हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है हमारा 100 किलोमीटर, और रफ्तार कितना है 25 के, तो कितना देरी में बताइए, तो 4 घंटे में, 4 घंटे में दूरी तय कर लेगी, 4 घंटे में धारा के साथ तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, चलिए किसी घन का विकर्ण रूट अंडर 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा, ठीक है।
ऐसा सवाल में ना भाई साहब जो दिया रहे ना उसी को लेके चलिए। अब विकर्ण दिया है तो घन के विकर्ण से ही लेके चलिए। अब घन का विकर्ण क्या होता है बताइए? तो घन का विकर्ण होता है हमारा रूट अंडर 3a, 3 गुना भुजा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर विकर्ण हमारा कितना है सर, तो विकर्ण हमारा कितना 192 इजकल टू रूट अंडर 3 गुने भुजा। अब देखिए 192 को क्या लिख सकते हैं हम, 192 के लिख सकते हैं 64 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और रूट 3 गुने a आ जाएगा। अब 64 का रूट 8, यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा बराबर रूट 3 गुने a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 64 8 बाहर निकलेगा, रूट 3 से रूट 3 खत्म, यानी कि a इजकल टू हमारा 8 आ गया, ठीक है। a इजकल टू 8 आ गया। हमसे पूछ कह रहा है घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 512 होता है। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका, सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहा था, तो 512 जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल में जो भी दिया हुआ है उसी से चलना है। विकर्ण निकालिएगा, विकर्ण होता है रूट 3 गुने भुजा। विकर्ण हमारा निकालते के समय आपका भुजा आ जाएगा, तो भुजा 8 सेंटीमीटर के आ गया तो उसका क्यू निकाल दीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है बताइए? वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, 8 का क्यू हमारा 512 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? त्रिज्या में बात कर रहा बढ़ाने की। देखिए कभी भी जब 2D फिगर की बात करें, 2D फिगर की बात करें तो सिर्फ क्षेत्रफल होता है, पता है आपको, ठीक है ना। 2D फिगर में हार्डली क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी चाहिए, जो कि 3D फिगर में होता है। तो यहाँ पे सीधा क्या निकाल सकते हैं आप? 50% रेडियस की बात कर रहा है, सीधा क्या लगा? सक्सेसिव लगा लीजिए। अब 50% के 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो ये हमारा कितना आ गया? 50%। दोनों बार वृद्धि कर रहा है, बी भी हमारा मान लीजिए कितना आ गया? 50%, ठीक है ना। लगा लिए, क्योंकि देखिए इसमें त्रिज्या होता है, रेट होता है, तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बच गया आर स्क्वायर। तो दोनों जगह तो आर सेम रहेगा आपका। अब ए भी लगा लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी सक्सेसिव होता है, ए बी बटा 100 होता है, ठीक है। ए प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 और प्लस 25, ठीक है ना। देखिए 2500 बाटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, यानी कि 125% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब यहाँ पे ये करने का कोई जरूरत नहीं है सर कि 50% 1/2 होता है, 2 से 3 करने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कीजिएगा तो 4 एक साइड 9 आएगा, ठीक है ना। 4 एक साइड 9 आएगा, यानी कि 4/5 आने वाला है। तो कुल मिला के बात वही है, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, सबसे मोस्ट सक्सेसिव होता है, ठीक। 2D का बात कर रहा है, यानी कि क्षेत्रफल का बात करेगा। एरिया मीन्स 2 बार होता है ना, किसी संख्या में गुना करना, कोई भी हो एरिया 2 बार होता है, ठीक। चलिए आपकी जैसे वॉल्यूम का बात कर रहा है तो 3 बार हो जाएगा, क्यूब का बात कर रहा है। चलिए अब एक आपका सेकंड लास्ट सवाल है। देखिए एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। उसका क्रमल बताइए। देखिए कोई टीवी है, उसको अगर 5% लाभ पर बेचता है तो कोई कुछ भी मुनाफा हो, ठीक है। उसके बाद 10% लाभ पर बेचेगा ना तो उसको 1000 रुपया अधिक मुनाफा होगा, तो होगा ही सर। पहले 5% बेच रहा था, अब 10% बेच रहा है, तो नाफा होना ही है। देखिए पहले बेच रहा था कितना पे? 5% पे, अब बेच रहा है 10% पे, तो कितना अधिक के बेच रहा है? तो बेच रहा है अधिक, 5% अधिक के बेच रहा है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 5% अधिक पर नहीं, सवाल में बोल रहा है कि 1000 अधिक के बेच रहा है, 1000 अधिक के बेच रहा है, ठीक है। तो 5% का मान 1000, तो पूछ रहा है क्या कि उसका क्रैमल बताइए।
विक्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 5 को 100 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, हमें 20 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे भी आप 20 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ 20 से गुना कीजिएगा तो हमारा 100% आ जाएगा, और 100% का मान कितना आ जाएगा, तो 20 में 1000 से गुना यानी कि 20,000 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सीपी हमारा क्या होता है सर, सीपी अपने आप में 100% होता है। अब 20,000 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना कोई मेहनत किए। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार सवाल था। आप सिर्फ स्मार्ट तरीका को अपनाइए। सर पहले 5% बेच रहा था, 10% बेच रहा है, यानी कि 5% अधिक के बेच रहा है। अब सवाल में जो है कह रहा है कि 5% पर नहीं, वो 1000 अधिक पे बेच रहा है, यानी कि 5% का मान 1000 था, हमें निकालना था 100% का। आप गुना कर लीजिएगा। अब एक आखिरी सवाल आपका 20वां क्वेश्चन नंबर। ठीक है, पूरे के पूरे 20 सवाल आपका हमने करवा दिया, एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, देख लीजिए, ये भी बढ़िया सवाल है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब अंकित मूल्य एमपी का और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। एमपी और एसपी का हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 12 रेशियो। पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत कितना होगा। देखिए, किसी सामान का मूल्य था कितना, 12 रुपया, बेच रहा है कितना में, 7 रुपये में, तो कितना का छूट दे रहा है सर, तो 5 रुपया का छूट दे रहा है। अब 5 का छूट कितना पर दे रहा है, तो 12 पे दे रहा है। 5 की छूट कितना पे दे रहा है, 12 पे। हमेशा छूट किस पे दिया जाता है, तो यहाँ मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे काटिएगा तो 5/12 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं कि 1/12 कितना होता है, तो 8 से 1/3%। ठीक है ना, 1/12 हमारा कितना होता है, 8 से 1/3% होता है। ये कितना है वैल्यू हमारा, 5/12, यानी कि इससे कितना गुना, इससे कितना गुना बताइए, 5 गुना है। तो ये भी अपने आप में कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 8 × 5 = 40, सही ऊपर हो जाएगा 5/3। अभी एक बार और लगेगा, यानी कि 41 से ही 1/3%। 41 से 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी डिवाइड कीजिएगा उसको तो आसानी से आंसर आ जाएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से 20 का 20 सवाल हमने करा दिया आपका। ठीक है, पूरे के पूरे 20 सवाल आपका टोटल करा दिए हमने। आपको बोले हैं कि मात्र आपके पास 10 दिन टाइम बच रहा है एग्जाम स्टार्ट होने में, तो 10 दिन 10 मॉक टेस्ट आपके लिए जबरदस्त हम तैयार करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में ना हो। ठीक है, तो डेली इस तरह से मॉक टेस्ट लगाते रहिए। 10 दिन जम के मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। जहां लगे कि यहाँ पे कमजोरी हमारा है सेट मारने में, मॉक टेस्ट लगाने में, उसको थोड़ा सा मेहनत करके कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आपका प्रैक्टिस संख्या 4 के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।